आज हम लोग बात करेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने देख चुका है कि हंटर आयोग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और अब हम उसके कंटिन्यूएशन में जालियांवाला बाग को पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में क्या है कि वीडियो जो आप लोग देखते हैं इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहे। और ये स्पेशली आपका जो बिहार एसएससी सीजीएल और जो बीपीएससी जनवरी में होगा उसके हिसाब से बनाया जा रहा है ताकि दोनों का तैयारी एक साथ आपका होता रहे, बिहार एसएससी सीजीएल का भी और जो जनवरी में 68 बीपीएससी का लेने वाला है उसका भी। तो और इसके अलावा भी बहुत सारे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक बार आपका ये क्लियर हो गया सारा टॉपिक वाइज तो आपका लुसेंट का तो फैक्चुअल कंसेप्ट तो समझ में आ ही जाएगा। साथ साथ आपका जो है जो भी नॉर्मल जो किताबें होती है वो सब इसका आपका कमांड होता जाएगा और आप देखेंगे कि आपके पास जो पकड़ होगी जो फैक्चुअल हो या कंसेप्चुअल हो तो बहुत सारा जो किताबें होती है। जैसे कंसेप्ट के लिए अगर हम बात करें तो हम एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं या फिर हम जो मॉडर्न इंडिया है राजीव अहीर का उसकी बात कर लेते हैं। तो इस तरह से जो आधुनिक भारत है वो किताब है स्पेक्ट्रम का जो है राजीव अहीर का, तो हम उसकी बात कर ले, हम एनसीईआरटी की बात कर ले या फिर हम फैक्चुअल में जो बहुत सारी बुक आती है उसकी बात कर ले या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है उसकी बात कर ले या लुसेंट है उसकी बात कर ले। तो आपका इसमें फैक्चुअल डेटा भी बहुत सारा जो है मिक्स किया हुआ और बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा। तो फैक्चुअल डेटा भी मिलेगा। दूसरा क्या है आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो आप कभी अगर कंपेयर करके देखें, अगर आप कभी बुक पढ़ते हो तो आप बुक पढ़ के देख सकते हैं या कोई और वीडियो अगर आप देखते हो तो उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। तो आपको इसमें थोड़ा अंतर ज़रूर नज़र आएगा। दूसरा क्या है कि ये टू दी पॉइंट एग्जामिनेशन के व्यू से बनाया गया वीडियो है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि किसी ऐसे मतलब चीज़ को ज़्यादा आपको समझाया जा रहा हो जो कि ज़रूरी है ही नहीं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया क्वेश्चंस है। जो भी टॉपिक है उसको आप एक एक करके समझते चलिए और सभी टॉपिक का वीडियो जो हम बनाते हैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑब्जेक्टिव का लिंक होता है, उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुल जाएगा। उसको आप अटेम्प्ट कीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे पहला फ़ायदा ये है कि आपका जो है एक समझ आ जाएगा। दूसरा क्या है मेमोरी करने में भी आपको आसानी रहेगा और एग्जामिनेशन के हिसाब से आप प्रिपेयर्ड रहेंगे एक तरह से। तो ये सब चीज़ें होगी, आपको याद रखने में भी आसानी होगी, समझ डेवलप करने में भी आसानी होगी। और किसी वीडियो को या तो एक दो बार देखिए, नोट्स बनाना हो तो अब कॉपी में लिख के नोट्स बनाइए, टेस्ट ज़रूर दीजिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि इसी के कारण आपका ये कंटिन्यूएशन वीडियो आता रहेगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके आप जोड़ सकते हैं। चलिए तो आज का हम जालियांवाला बाग हत्याकांड को देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड में सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसका जगह का कि कौन सा जगह हुआ था। तो जगह की अगर हम बात करें तो जगह था इसका अमृतसर पंजाब में। अमृतसर के जगह में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक बाग था, पार्क था। एक स्वर्ण मंदिर के पास जो है वो एक पार्क था। स्वर्ण मंदिर के पास एक पार्क था। उस पार्क का जो मालिक था उस समय में वो जल्ली नाम का एक आदमी था। तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक पार्क था जो जल्ली नाम के आदमी का था और इस घटना के बाद वही पार्क उस आदमी के नाम से जालियांवाला बाग के नाम से फेमस हुआ और ये घटना है अमृतसर का। तो अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड आप समझ गए। डेट की बात करें तो ये 13 अप्रैल का दिन था, 13 अप्रैल 1919। ये दिन दो कारण से फेमस होता है। पहला बैसाखी, बैसाखी जो है फेस्टिवल होता है। बैसाखी का त्यौहार जो है ये मनाया जाता है रबी फसल के कटने पर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस फसल के कटने पर बैसाखी मनाते हैं? तो रबी फसल के कटने पर। तो रबी फसल के कटने पर बैसाखी मनाया जाता है। और दूसरा एक और इसका इम्पोर्टेंस था कि 13 अप्रैल 1699 में
गुरु गोविंद सिंह क्या करते हैं, खालसा पंथ का शुरुआत करते हैं। तो 13 अप्रैल इसलिए भी फेमस था, 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ का शुरुआत करते हैं। तो पहला तो था बैसाखी का फेस्टिवल, दूसरा खालसा पंथ का शुरुआत हुआ था 13 अप्रैल के दिन। तो 13 अप्रैल का दिन इस कारण से फेस्टिवल के हिसाब से बहुत ही फेमस माना जाता है, सिख के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन खालसा पंथ का शुरुआत हुआ था 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। आपसे पूछा जा सकता है खालसा पंथ का शुरुआत किसने किया, गुरु गोविंद सिंह। कब किया, 13 अप्रैल 1699 को। आपको अब इससे लिंक करने में भी आसान रहेगा और डेट एग्जैक्ट याद रखने में भी आसान रहेगा। और इसी के कारण से सिखों के लिए भी ये 13 अप्रैल का दिन इम्पोर्टेंट था। बैसाखी का फेस्टिवल कब मनाया जाता है, तो रबी फसल, किस फसल के कटने पर, रबी फसल के कटने पर। तो हम 13 अप्रैल के दिन जो है जालियांवाला बाग में 2 तरह के लोग जमा हुए थे, एक तो फेस्टिवल मनाने वाले और दूसरा जो क्रांतिकारी थे अपना सभा करने के लिए। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल का जो है गिरफ्तारी हो जाता है। कब, रॉलेट एक्ट जो आया था, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो रॉलेट एक्ट जो आया, उस एक्ट के कारण से सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल का गिरफ्तारी होता है। ये 2 लोग कौन थे, ये 2 लोग थे पंजाब में जो रॉलेट एक्ट जो था उसके विरोध में जो सभाएं और जो भी चीज़ हो रही थी क्रांतिकारी गतिविधियां, उसके मेन लीडर में थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। और इसी दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि क्रांतिकारी गतिविधियाँ रोका जा सके। तो रॉलेट एक्ट के आने के बाद सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल का गिरफ्तारी होता है। किस दिन होता है, 9 अप्रैल को। आपसे पूछा जा सकता है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल का गिरफ्तारी कब होता है, 9 अप्रैल को। तो 9 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू का गिरफ्तारी होता है। और इसी दिन जो है गिरफ्तारी के बाद जो है, इस दिन 9 अप्रैल को गिरफ्तारी के बाद क्या होता है, लोग इसके विरोध में जमा होते हैं। जो क्रांतिकारी लोग थे वो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा करने के लिए जालियांवाला बाग में इकट्ठे होते हैं। और कुछ लोग उसमें बैसाखी का फेस्टिवल मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें इस समय अंग्रेज ऑफिसर कौन था। इस समय अंग्रेज ऑफिसर था, एक था जनरल डायर। नाम में जनरल लग गया, समझ लेंगे कि ये मिलिट्री रैंक का एक ऑफिसर है। तो मिलिट्री कमांडर था, ये जनरल लगा हुआ है, याद रखेंगे, डायर के पहले जनरल। तो ये ब्रिगेडियर जनरल मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे। ये जनरल डायर जो थे, ये कौन थे एक्चुअली, ये इसका नाम क्यों फेमस हुआ, मिलिट्री कमांडर तो थे लेकिन फेमस क्यों हुआ, क्योंकि रॉलेट एक्ट के कारण से जब सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल का गिरफ्तारी हुआ 9 अप्रैल को, तो लगा क्या कि अब जो है हालत बिगड़ सकता है। तो इसके कारण से क्या हुआ था, मार्शल लॉ लाया गया। ये भी हम रॉलेट एक्ट में अच्छा से डिस्कस कर चुके हैं। मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ होता है कि किसी जगह पर अगर मार्शल लॉ लगाते हैं तो उस क्षेत्र पर मिलिट्री का कमांड हो जाता है, मिलिट्री का मतलब रूल चालू हो जाता है। और जब मिलिट्री का रूल चालू हो जाता है मार्शल लॉ लगने पर, तब क्या होता है कि एक मिलिट्री कमांडर उस जगह को कमांड करता है। तो इसमें मिलिट्री कमांडर बनाया गया था जनरल डायर को, मार्शल लॉ लगाया गया और मिलिट्री कमांडर बनाया गया था जनरल डायर को कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर को देखेंगे। कर्फ्यू लगा दिया गया था उस समय में। तो ये जो जनरल डायर थे ये हम समझ गए। अब हम देखते हैं माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर जो है, ये नाम कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि जनरल लगा है तो हम समझ जाएंगे वही जनरल डायर है मिलिट्री वाला, जनरल नहीं लगा तो मिलिट्री वाला नहीं है। जनरल इसमें माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर जो है, माइकल ओ डायर थे, ये थे लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब का। हम जानते हैं कि उस समय में गवर्नर हुआ करते थे बंगाल का, जिसके अधीन हुआ करता था बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, और बाकी और जो प्रेसिडेंसी था चाहे वो आपका पंजाब हो या कोई हो, तो उस समय में क्या थे कि वो सब उसके अधीन हुआ करते थे। तो सभी जगह इवन बंगाल में भी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे, बंगाल हो, बॉम्बे हो, मद्रास हो, कहीं भी। तो यहाँ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे माइकल ओ डायर। कहाँ का, पंजाब का। घटना हो रहा है पंजाब में। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे जिस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, माइकल ओ डायर। ये वही माइकल ओ डायर है जिसका हत्या उधम सिंह करते हैं, आगे हम देखेंगे। और एक थे मॉन्टेगू, गवर्नर जनरल थे ये। तो उस समय में गवर्नर जनरल कहाँ के हुआ करते थे, बंगाल के, जो कि उसके अधीन पूरा
और भी क्षेत्र आ जाते थे। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं इंडिया के ऊपर गवर्नर, ये जो गवर्नर जनरल होता था बंगाल का, इंडिया के ऊपर राज करने वाला होता था। तो ये हो गया मॉन्टेगू और चेम्सफोर्ड। हम लोग इससे पहले भी देखे हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड का जो है रिफॉर्म जो था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार हम लोग देखे, और इसी के हिसाब से इसका जो नाम है, पहले मॉन्टेगू बाद में चेम्सफोर्ड, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेगू, एक मिनट, ये जो था मॉन्टेगू, ये था भारत का सचिव, भारत का सचिव, और दूसरा चेम्सफोर्ड, ये कौन थे? तो ये थे गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल कौन थे? चेम्सफोर्ड। कहाँ का? तो बंगाल का गवर्नर जनरल उस समय में, जिसका राज चलता था भारत पर। और भारत का सचिव, या फिर हम कह सकते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, या स्टेट का जो है सेक्रेटरी सचिव, स्टेट का सचिव कौन थे? तो मॉन्टेगू। मॉन्टेगू जो थे, हम पढ़ते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, पहले मॉन्टेगू तब चेम्सफोर्ड। मतलब मॉन्टेगू जो था वो सचिव रैंक का आदमी था, और चेम्सफोर्ड जो है वो गवर्नर थे। तो सचिव जो होते थे वो, उसका वैल्यू क्यों ज़्यादा होता था? क्योंकि भारत का जो सचिव होते थे मॉन्टेगू, वो डायरेक्ट उसका कनेक्शन होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट से, डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो मॉन्टेगू ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें इसीलिए नाम में भी पहले आता मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो हम पढ़ते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड का सुधार। तो इस तरह से जो है हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। पहले देखिए, मॉन्टेगू ये भारत के सचिव थे उस समय में, और भारत का सचिव कौन होता है? क्लियर हो गया कि वो रिपोर्टिंग करते थे कहाँ? तो वो एक्चुअली जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के आदमी होते थे, यहाँ नियुक्त होकर आते थे। अब ये चेम्सफोर्ड जो है ये गवर्नर जनरल होते थे बंगाल के, जिसका राज चलता था हर जगह में। जैसे यहाँ पंजाब का गवर्नर जनरल नहीं था, लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसके अधीन हुआ करते थे गवर्नर जनरल का। और भारत का सचिव जो है वो रिपोर्टिंग किया करते थे कहाँ? तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में। डेविड लॉयड जॉर्ज उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे। तो हम पूरा समझ गए कि जनरल डायर जो कि मार्शल लॉ के लाया गया था, माइकल ओडायर लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, मॉन्टेगू जो थे वो भारत का सचिव थे, चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल बंगाल के थे, और डेविड लॉयड जॉर्ज जो थे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे। आगे बात करते हैं हम, इसमें क्या होता है? अब ये जनरल डायर जो है ये गोली चलाने का हुक्म दे देते हैं। ये जनरल डायर हुक्म दे देते हैं। एक ही दरवाज़ा था बाहर निकलने का उस पार्क में, उसको बंद कर दिया जाता है, गोली चलाने का हुक्म दे देते हैं। और वहाँ पर एक कुआं होता है जिसमें लोग जाके गिर के मरने लगते हैं। तो ये था जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसको हम देखें। अब हम आगे बात करते हैं इसमें कि ये हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसने ऑर्डर दिया था गोली चलाने के लिए? जनरल डायर ने। माइकल ओडायर जो थे ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उधम सिंह जो थे एक क्रांतिकारी थे। तो दो टाइप के उस समय में लोग हुआ करते थे, एक नरम दल गरम दल वाली बातें। तो इसमें जो थे कि ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बात, तो उस टाइप के थे उधम सिंह। इसका क्या था? ये उस समय में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय में ये भी वहाँ प्रेजेंट थे, और इनको उस समय में इनको भी गोली लगी थी। तो ये उसी समय में सोच लिए थे कि हमको बदला लेना है। और ये उधम सिंह जो है लंदन में 13 अप्रैल 1940 को हत्या कर देते हैं। किसका? माइकल ओडायर का। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, उधम सिंह जो है जनरल डायर का हत्या नहीं करते हैं, ये माइकल ओडायर का हत्या करते हैं। क्यों? क्योंकि ये समझते हैं कि ये चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब का, इसके अंदर पंजाब का शासन था, ये चाहते तो आराम से कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन इसने नहीं किया। तो माइकल ओडायर जो है, जो कि उस समय में लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, उसको मारते हैं उधम सिंह, ना कि जो गोली चलाने का ऑर्डर देते हैं जनरल डायर उसको मारते हैं। क्योंकि ये मेन समझते हैं, इसके पीछे का मेन रीज़न माइकल ओडायर थे, जो अगर चाहते, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर था जिसके अंदर पंजाब का प्रशासन था, वो अगर चाहते तो इसको रोका जा सकता था। तो उधम सिंह इसको गोली मार देते हैं। कहाँ मार देते हैं? लंदन में 13 अप्रैल 1940 को, मतलब 21 साल के बाद, एकदम फिल्मी स्टाइल जैसा लग रहा है बदला लेने वाला। 21 साल के बाद 13 अप्रैल 1919 में घटना हुआ, और 21 साल के बाद 40 में। और ये 13 अप्रैल का दिन नहीं था, ये था मार्च का दिन।
1 महीना पहले मारते हैं। तो ये 13 अप्रैल नहीं 13 मार्च, तो लंदन में ये 13 मार्च 1940 को इसका हत्या कर देते हैं और 31 जुलाई 1940 को जो है इसको फांसी का सज़ा दे दिया जाता है। 13 अप्रैल मतलब 21 साल बाद, और 1 महीना पहले हम देख रहे हैं कि 13 अप्रैल था, यहाँ 13 मार्च 1940 को इसको गोली मार देते हैं। उधम सिंह के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते। तो इसका बचपन का नाम था शेर सिंह, और जब ये गिरफ्तार हुए थे, हमसे पूछा जा सकता है उधम सिंह का बचपन का नाम क्या था? शेर सिंह। उधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या कब की? 13 मार्च 1940 को। कहाँ की? लंदन में की। उधम सिंह जब पकड़े गए थे, हमसे पूछा जा सकता है माइकल ओडायर कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब के थे। उधम सिंह जब पकड़े जाते हैं, उसके बाद उस पर जो कानूनी कार्रवाई चलती है, उस समय जो अपना नाम बताते रहते हैं और जिस नाम से वो उस समय फेमस होते हैं, वो नाम था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद का, जिसमें कि राम हिंदू के लिए मुसलमान, मुस्लिम के लिए सिख के लिए सिंह और आज़ाद क्रांतिकारी के लिए, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख और क्रांतिकारी सब मिलकर अपना नाम बनाए थे राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। तो हमने इसको देख लिया। अब देखते हैं कि जब ये घटना हो जाती है जिसमें लगभग हज़ारों लोग मारे जाते हैं, नंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पहले बता चुके हैं, हम उसी पॉइंट का जिक्र करते हैं जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है। कुछ विवादित नंबर्स था इसमें कि कितना लोग मारा गया, सबके हिसाब से अलग अलग डेटा प्रेजेंट किया गया था और अभी भी किया जा रहा है। तो इसके कारण से इसको कभी भी क्वेश्चन को एग्जाम में नहीं पूछा कितना लोग मारे गए थे। तो इसीलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोटा मोटी एक जान लेते हैं कि 1000 लोगों से ज़्यादा लोग की जान गई थी। ये सब चीज़ मोटा मोटी हम लोग जान लेते हैं। बाद में हम लोग फिर कभी पढ़ेंगे तो उसमें एग्जैक्ट नंबर्स पढ़ेंगे कि कौन कितना नंबर्स का क्लेम किया था। कांग्रेस कुछ क्लेम किया और कुछ, तो इसमें हज़ारों लोगों की जान गई थी। तो इसमें फिर जांच कमेटी बनाया गया। ये हंटर आयोग बनाया गया था। एक्चुअली हंटर आयोग जो था, ये जो जांच कमेटी बनाया, उस जांच कमेटी के अध्यक्ष थे हंटर, इसीलिए इसका नाम पड़ा हंटर आयोग। वैसे उस जांच कमेटी का नाम था डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। तो डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी बनाया गया, जिसका चेयरमैन थे, जिसका जो प्रेसिडेंट थे वो थे हंटर, इसीलिए इसका नाम पड़ा हंटर आयोग। हंटर क्या थे? एक जज थे। तो हंटर आयोग मतलब एक जज को इसका प्रेसिडेंटशिप बनाया गया था, जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, जो डिसऑर्डर इंक्वायरी कमीशन नाम था। कि डिसऑर्डर हो गया ना एक तरह से जो कत्लेआम हुआ, तो ये जो डिसऑर्डर फैला, इसके लिए इंक्वायरी कमेटी बनाया। तो डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, जिसका चेयरमैन थे हंटर, इसलिए इसका नाम पड़ा हंटर आयोग। हंटर आयोग के नाम से हम इसको जानते हैं। इसमें टोटल 8 लोग थे। 5 + 3 लिखे हैं। अब हम समझ सकते हैं 5 क्या तो अंग्रेज, 3 क्या तो इंडियन। अंग्रेज उसका नाम हमसे पूछा नहीं जाएगा, इम्पोर्टेंट जो है वही हम लोग पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो 5 + 3 8 लोग हमसे पूछा जा सकता है। हंटर आयोग में कितने लोग थे? 8 लोग थे। 5 क्या इंग्लिशमैन, 3 क्या इंडियन। हंटर आयोग का असली नाम क्या था? तो डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। हंटर आयोग में 3 जो इंडियंस थे वो कौन थे? चिमनलाल, जगत नारायण, सुल्तान अहमद। चिमनलाल, जगत नारायण, सुल्तान अहमद। सुल्तान अहमद मुस्लिम, मतलब जो हंटर आयोग बनाया वो सोच समझ के बना था ना किसको बनाना। तो इसमें एक तो मुसलमान को रखा, तो सुल्तान अहमद। नाम भी याद रखना आसान है, सुल्तान भी मुस्लिम से रिलेटेड चीज़ और अहमद भी मुस्लिम से, सुल्तान अहमद। तो सुल्तान अहमद नाम था। जगत नारायण, भगवान का नाम लग रहा है, जगत नारायण तो हिंदू। तो ये क्या थे? एक मुसलमान ले लिए सुल्तान अहमद, एक हिंदू ले लिए जगत नारायण, और एक चिमनलाल, एक चिमनलाल को ले लिए। और एक्चुअली ये लोग जो थे ये रिलेटेड थे जज से, मतलब चूंकि ये जज का कमेटी बनाया गया था ना, जांच कमेटी, तो ये सब जज थे कहीं ना कहीं के। इस तरह से हम समझ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, डिस्कस जो है हम अभी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके चल रहे हैं। तो हमने देखा कि सुल्तान अहमद, जगत नारायण और चिमनलाल को हंटर आयोग में सदस्य बनाया गया था। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस ने जांच कमेटी बनाया था। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। तो कांग्रेस ने जो, हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कांग्रेस ने जो कमेटी बनाया उसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। हंटर आयोग में 3 हिंदू कौन थे? तो जगत नारायण, चिमनलाल और सुल्तान अहमद। अब बात आता है कि हमने देखा उधम सिंह कैसे बदला लिए, हमने देखा कि आयोग का कैसे गठन हुआ, कौन कौन से अधिकारी थे,
क्या उसका बैकग्राउंड था। अब हम देखते हैं कि जो नरम दल थे उसका क्या रिएक्शन था। तो उसने अपना उपाधि को लौटाना चालू किया और उपाधि लौटाने में 3 लोग थे, रविंद्रनाथ टैगोर, जमनालाल बजाज और गांधी जी। रविंद्रनाथ टैगोर सर का उपाधि को लौटाए थे। ये एक्चुअली नाइटहुड दिया जाता है, नाइटहुड का उपाधि दिया जाता है, जिसमें जिसको नाइटहुड का उपाधि मिलता है वो अपने नाम के पहले सर लगा सकते हैं। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का उपाधि मिला था, मतलब यह सर का उपाधि हम कह सकते हैं, क्योंकि नाइटहुड जो दिया जाता है इसमें सर आप लगा सकते हैं नाम के पहले। तो सर का उपाधि कौन लौटा दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ये सर का उपाधि इसको मिला कब था? 1915 में, और इसी समय में इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ कब मिला? 1915 में। नाइटहुड का उपाधि कब मिला? 1915 में। तो याद रखना आसान हो गया कि 1915 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था और 1915 में नाइटहुड का उपाधि भी मिला। जमनालाल बजाज, राय बहादुर का उपाधि जो है ये इसको मिला था 1917 में। ये राय बहादुर का उपाधि क्या था? राय बहादुर का उपाधि था, ये दिया जाता था जब कोई बिजनेसमैन टाइप का आदमी या फिर जो ज़मींदार लोग हुआ करते थे, जो रईस लोग हुआ करते थे, उसको इस टाइटल से नवाजा जाता था जब वो कुछ अच्छा काम किया करते थे। तो इस सब के कारण से जो है ये जमनालाल बजाज, ये वही बजाज है जिसका आज बजाज कंपनी है जो हम जानते हैं। तो ये वही जमनालाल बजाज है। तो जमनालाल बजाज ये राय बहादुर का उपाधि लौटा दिए थे। 1917 में इसको मिला था, इसको मिला था 1915 में, इसको 1917 में। और गांधी जी ये कैसरे हिंद का उपाधि इसको मिला था 1915 में। गांधी जी को कैसरे हिंद का उपाधि कब मिला? ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन का भंडार है, हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गांधी जी को कैसरे हिंद का उपाधि कब मिला? 1915 में। क्यों मिला था? बोर विद्रोह के कारण से। ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। गांधी जी को जो कैसरे हिंद का उपाधि मिला ये इसके लिए नहीं मिला। कैसरे हिंद मतलब उस समय में ये चूँकि इंडिया से बिलोंग करते थे इसलिए इसको कैसरे हिंद का उपाधि दिया गया था। लेकिन इसको जो 1915 में कैसरे हिंद का उपाधि दिया गया, ये इंडिया में काम करने के लिए नहीं, ये दक्षिण अफ्रीका में काम करने के लिए। कौन सा काम? तो बोर विद्रोह के कारण से इसको दिया गया था। तो बोर विद्रोह मतलब ये नहीं कि ये बोर विद्रोह किए या बोर विद्रोह को सपोर्ट किए, नहीं। क्या वो हम देखते हैं। बोर विद्रोह का मतलब, बोर मतलब होता है किसान, ये वहाँ का भाषा है। बोर जो है ये भाषा है दक्षिण अफ्रीका का जिसका मतलब होता है किसान। तो बोर का मतलब किसान। तो किसान जो था, किसान विद्रोह था ये। तो बोर विद्रोह हुआ था, कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। हमसे पूछा जा सकता है बोर विद्रोह कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। बोर विद्रोह में गांधी जी को कैसरे हिंद का उपाधि क्यों मिला? बोर विद्रोह में जो मिला था उसका कारण क्या था कि ये मेडिकल हेल्प करवाए थे। किसको? तो ये क्या कहते, इसका मानना था गांधी जी का, क्या मानना था कि अंग्रेज बुरे नहीं हैं, उसका जो शासन है मान लीजिए वो दक्षिण अफ्रीका में ही क्यों, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जो है वो अंग्रेज के शासन का विरोध कभी नहीं किए, बल्कि वो समझते थे कि अंग्रेज का शासन एक अच्छा शासन है। वो विरोध करते थे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो भेदभाव होता था उसके खिलाफ। और इनका मानना था कि भेदभाव चूँकि नियम में लिख करके तो कहीं पर नहीं था, तो इनका मानना था कि लोग भेदभाव अपने मन से, कि जो इस तरह से भेदभाव करें ये गलत है, और ये उस भेदभाव के खिलाफ लड़े थे, ना कि अंग्रेज के खिलाफ। तो अंग्रेज इससे खुश थे कि ये एक मतलब क्या किए, यहाँ बोर विद्रोह जो हुआ था उस समय अंग्रेज का हेल्प किए। कैसे? मेडिकल हेल्प करवाए। उस समय में इंडिया के ज़्यादा लोग एम्बुलेंस ये सब के सेवा में कार्यरत थे, और ये उन लोगों को प्रेरित किए और अंग्रेज़ों को हेल्प करने के लिए जो प्रेरित किए ये, और इसके कारण से बहुत सारे अंग्रेज़ों का जो मेडिकल हेल्प हुआ, वो बोर विद्रोह के समय में जो लोग घायल हुए, जो अंग्रेज़, उनका मेडिकल हेल्प और जो एम्बुलेंस का सुविधा जो मुहैया करवाया गया उसमें गांधी जी बहुत सारे लोगों को प्रेरित किए हेल्प करने के लिए। और यही कारण है कि अंग्रेज इससे खुश हुए और इसको कैसरे हिंद का उपाधि 1915 में दिया गया। तो ये तीनों जो उपाधि था, राय बहादुर, नाइटहुड जिसमें सर का उपाधि मिलता है, और कैसरे हिंद, ये सब उपाधि कौन दिए थे? तो ये दिए थे अंग्रेज। 1915, 1917, 1915 में दिए थे, और इस सब को लौटा दिया गया जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो रविंद्रनाथ टैगोर, जमनालाल बजाज और गांधी जिसको वापस कर दिए कि लो, क्योंकि तुम्हारा जो शासन है, ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड एक घिनौना कांड है, इसी के विरोध में ये लोग अपना उपाधि को लौटा दिए। ये लौटाए कब थे? तो कैसरे हिंद का उपाधि लौटाए कब? गांधी जी, हमसे पूछा जा सकता है। तो ये 30 अप्रैल 1919 को, ये 19 में घटना हुई थी, तो 30 अप्रैल 1919 को अपना उपाधि लौटा दिए। चलिए, अब इसमें मैक्सिमम पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। अब एक पॉइंट आता है समाचार पत्र की बात।
तो हम जो देखें रॉलेट एक्ट, इसमें एक ये भी था कि समाचार पत्रों पर भी सेंसरशिप वाली बात थी और समाचार पत्र जो है वो भी सही से ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते थे। तो इसमें जो बात थी कि यहाँ का जो न्यूज़पेपर था वो जालियांवाला बाग हत्याकांड को उस हिसाब से प्रोजेक्ट नहीं किया। लेकिन क्या हुआ, अब हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर को देखें। द मॉर्निंग पोस्ट, ये कहाँ का न्यूज़पेपर है? लंदन का है। द मॉर्निंग पोस्ट जो था लंदन में, क्योंकि कंट्रोलिंग पहले था ब्रिटेन का, तो यहाँ का खबर वहाँ छपा करता था और यहाँ से वहाँ का बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहता था। तो ये द मॉर्निंग पोस्ट जो है ये अखबार था लंदन का। द मॉर्निंग पोस्ट क्या किया, ये अपने अखबार में छापा। हम ज़रा बात कर ले कि जो हंटर आयोग बनाया गया था ये जनरल डायर को गलत बताया। ये जो हंटर आयोग बनाया गया, ये जनरल डायर को कहा कि नहीं ये गलत आदमी था और इसी के कारण से इसको जो है यहाँ जो ब्रिगेडियर जनरल का पद था इसको कम कर दिया गया। मिलिट्री रैंक में जो इसका पद था ब्रिगेडियर जनरल का, इसको कर्नल बना दिया गया, उससे छोटा पोस्ट, और इसको भेज दिया गया वापस। तो ये सब चीज़ें हुई, मतलब हंटर आयोग इसको दोषी माना। लेकिन ये द मॉर्निंग पोस्ट अखबार को देखिए, ये इसको हीरो बना दिया। द मॉर्निंग पोस्ट क्या किया, इसको हीरो बना दिया जनरल डायर को। ये कह रहा था जनरल डायर बहुत अच्छा काम किए, वो तो अपना ड्यूटी निभाए और बखूबी निभाए, जो उसको काम दिया गया था मार्शल लॉ लगा करके लोगों पर कंट्रोल करने का, उसको बखूबी निभाए हैं, ये बहुत अच्छा काम किए हैं। द मॉर्निंग पोस्ट इसको हीरो बनाए और इसके लिए क्या किए, वो कैंपेन चलाए पैसा जुटाने का कि अब ये रिटायर चुकी, अब इसको भेज दिया वापस, तो ये जो अब रिटायर करेंगे इसके लिए पैसा जुटाने का काम किए कि ये बहुत अच्छा काम किए, हीरो हैं। तो ये पैसा जुटाने का भी काम किया और लगभग 26,000 पाउंड पैसा जुटा लिए। ये लगभग 26,000 पाउंड जो है ये कौन, द मॉर्निंग पोस्ट इसके लिए जुटा लिए, जनरल डायर के लिए इसको हीरो बना के प्रोजेक्ट किए अपने न्यूज़पेपर में, द मॉर्निंग पोस्ट। और एक और कमाल की बात, एक राइटर जिसको हम सभी जानते हैं रुडयार्ड किपलिंग, ये इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी का था इस पैसा में। मतलब जो ये कलेक्शन किया द मॉर्निंग पोस्ट इसको हीरो बना के प्रोजेक्ट करके, उसमें सबसे ज़्यादा जो देने वाला आदमी था वो कौन थे, रुडयार्ड किपलिंग थे। चलिए, लेकिन अब हम बात करते हैं दूसरा न्यूज़पेपर की। ऐसा भी नहीं था कि वहाँ सभी न्यूज़पेपर इसी तरह का काम किया। एक और न्यूज़पेपर है द डेली हेराल्ड। हमसे कभी ये भी पूछा जा सकता है कि द मॉर्निंग पोस्ट क्या किया, जनरल डायर को अच्छा बताया या खराब बताया? तो नहीं, जनरल डायर को अच्छा बताया, वो हीरो उसको साबित किए थे। और द डेली हेराल्ड क्या किया, तो हम बात करते हैं ज़रा। एक बॉम्बे क्रॉनिकल था, हर्नीमैन या हनीमैन के नाम से भी जानते हैं हम। तो ये हर्नीमैन या हनीमैन, तो ये जो थे हनीमैन, ये बॉम्बे क्रॉनिकल के हनीमैन क्या थे, एडिटर थे। और हनीमैन जो इसके एडिटर थे, ये क्या किए, गुप्त रूप से इस जो जालियांवाला हत्याकांड का जो फोटोज था उसको ये अपने अखबार में तो छापना, क्योंकि यहाँ तो सेंसरशिप चल रहा था, तो उस समय में तो यहाँ का न्यूज़पेपर खुलेआम कुछ कर नहीं पा रहा था। तो ये बॉम्बे क्रॉनिकल के हनीमैन जो थे वो क्या किए, बॉम्बे क्रॉनिकल के एडिटर हनीमैन ने क्या किया, गुप्त रूप से फ़ोटो द डेली हेराल्ड को पहुंचा दिया। और डेली हेराल्ड जो उसको पब्लिश किया, तो इसका मतलब क्या था, क्योंकि वहाँ का न्यूज़पेपर पर तो सेंसरशिप नहीं था। तो ये क्या हुआ कि बॉम्बे, हमसे इसीलिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बॉम्बे क्रॉनिकल के एडिटर कौन थे, हनीमैन, और वो किसको गुप्त रूप से फ़ोटो मुहैया करवाए थे, लंदन के किस अखबार को, द डेली हेराल्ड को। और यही डेली हेराल्ड जो है इसका ये जालियांवाला बाग हत्याकांड को एक घिनौना कांड के जैसे प्रोजेक्ट किया। और हमने देखा कि द मॉर्निंग पोस्ट जो है इसको हीरो बना दिया था, किसको, जनरल डायर को। लेकिन द डेली हेराल्ड जिसको कि फ़ोटो भेजा गया था बॉम्बे क्रॉनिकल के एडिटर हनीमैन के द्वारा, वो सही से इस न्यूज़ को छापने का काम किया वहाँ। तो हमने देखा न्यूज़पेपर में भी हम समझ चुके हैं, हमने आयोग के बारे में भी समझा, आयोग में जो 3 इंडियन थे उसके बारे में समझा, और जो उपाधि लौटाया गया ये समझे, जो अंग्रेज ऑफिसर थे ये समझे, बैकग्राउंड के साथ में, डेट के साथ में बहुत सारा चीज़ समझ गए। अब इसका डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया होगा उससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थैंक यू।